हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 108 दिन नहीं बचे हैं, 108 दिन तो अभी तो बस बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो ये सीरीज़ जो है ये काफ़ी पहले से चल रही है, ये तब से चल रही है जब 108 दिन बचे थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है, इस पूरे सीरीज़ का नाम है 108 दिन की सीरीज़। इसमें कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो प्लीज़ आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया गया है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी करेंटली आपके ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है, यहाँ पे आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है और साथ ही मिडिवल हिस्ट्री जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के टॉपिक्स को। तो इसलिए अभी जो है अपने रिवीजन को जारी रखिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में पढ़िए और साथ ही आप लोगों को खुद से घटना चक्र के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्विज़ेस जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, सर जो हैं वो क्विज़ करवा रहे हैं आपको। टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज़ जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही घटनासार के क्वेश्चंस भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको और करंट अफेयर्स जो है वो प्रॉपरली आपको मैगज़ीन के थ्रू भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो पैकेज जो है वो आपको दिया जा रहा है। कन्फ्यूज़ मत होइए, 108 दिन की सीरीज़ का मतलब 108 दिन बहुत पहले से ही चल रही है ये सीरीज़। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग अपने जो भी टॉपिक्स है, जो भी आपका वीक सेक्शन है, उसका जो वीडियो है उसको आप लोग बार बार देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन काल के बाद का, यानी कि मौर्योत्तर काल जो है, पोस्ट मौर्यन काल, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जूनागढ़ के अभिलेख से। तो यहाँ पे जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये रुद्रदमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गुजरात के गिरनार पर्वत से ये प्राप्त होता है और इसका जो अप्रॉक्सीमेट डेट निकाला गया है वो है 130 से 150 AD तक। ठीक है, 130 से 150, ठीक है, टाइमिंग है इसकी। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में अब तक ये सभी जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा में, उसमें से ये सबसे प्राचीन माना जाता है। ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी है। तो यहाँ पे काव्य शैली में लिखा गया है। इसमें रुद्रदमन के बारे में, इनके वंश के बारे में, इनके विजय के बारे में, इनके शासन के बारे में और साथ ही व्यक्तित्व के बारे में एक बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है, इस अभिलेख का जो मुख्य उद्देश्य है यह है सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो पुनर्निर्माण की बात हो रही है, लेकिन आपको बताना है कि इसका निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे ये सुदर्शन झील के बारे में बात होगी। नेक्स्ट जो है, जब विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है, तो उसमें से एक नाम आता है कुजुल कैडफिसिस का। ठीक, ये लगभग 45 से 85 AD में इनका भारत में आगमन होता है और ये पश्चिमोत्तर जो प्रदेश है भारत का, जो पश्चिम का हिस्सा है, वहाँ पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे और इनका जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के जारी किए गए थे और तांबे के सिक्कों में वर्णित था धर्म में स्थित। ठीक है, तो धर्म के बारे में बातें लिखी गई थी। विम कैडफिसिस जो थे, इनके काल में भारत में, मतलब अभी तक तो पश्चिम भारत में सिर्फ इनका साम्राज्य था कुषाणों का, बट विम कैडफिसिस के टाइम पे भारत में कुषाण सत्ता का स्थापित होती है और विम कैडफिसिस जो थे ये स्वर्ण और तांबे के सिक्के जो है ये जारी करते हैं। ठीक है, शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति जो है वो इनके सिक्कों में मिलती है। यहाँ पे ये जो कुषाणों की सत्ता थी ये काफ़ी मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग आए तो विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, लेकिन जब ये इंडिया में आते हैं तो इंडिया का कल्चर में बहुत ज़्यादा ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू कल्चर भी देखने को मिलेगा, साथ ही बुद्धिज़्म को भी फॉलो किया जाएगा। कनिष्क का समय आएगा। ठीक है, कुषाणों में ही। इसके बाद यहाँ पे शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति जो है वो सिक्कों पे मिलती है और इन्होंने महेश्वर की उपाधि जो है ये धारण की थी। किसने धारण की थी? विम कैडफिसिस ने की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है ये इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। ठीक है, हिंद यवन कहा जाता है, इनके द्वारा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है वो इंडिया में शुरू किया गया था। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं।
और साथ ही इसका नियमित रूप से जो पालन है, प्रचलन जो है, कुषाण शासक में हुआ था। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दोनों ही स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलन था। कुषाण शासकों ने में विम कैडफिसिस जो हैं, विम यहाँ होगा, विम कैडफिसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो विम कैडफिसिस ने किए थे। इसके बाद यहाँ पे जब कनिष्क का काल आता है तो बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इनके सिक्कों में बुद्ध का अंकन जो है वो मिलता है। ठीक है, वो मिलता है। इसके साथ ही कनिष्क जो है, इन्होंने सारनाथ बौद्ध अभिलेख जो है ये भी लिखवाया था। इसकी तिथि जो है वो 81 AD बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारनाथ बौद्ध अभिलेख जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? कनिष्क के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक प्रतिमा जो है ये मथुरा से लाई गई थी। कनिष्क के राज्यारोहण जो कि 78 AD में हुआ था, इसके तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क से जुड़ा हुआ एक और अभिलेख है जिसका नाम है रबतक अभिलेख। इसमें 4 शहरों के नाम जो हैं वो मिलते हैं, 4 शहरों का उल्लेख मिलता है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो थे, इनके उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया था और इसी के उपलक्ष्य में शक संवत जो है वो चलाया गया था। और इस प्रकार जो है इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 78 AD ली जाती है। ठीक है, कैसे ली जाती है? क्योंकि यहाँ पे विक्रमादित्य जो हैं ये 57 AD में थे और इनके जो उत्तराधिकारी थे इनको 135 विक्रम संवत में समाप्त किया गया था, मतलब पराजित किया गया था। तो यहाँ पे विक्रम संवत पहले चलता था। विक्रम संवत जो है वो स्टार्ट होता है 57 से। तो अगर हम लोग देखें कि 135 - 57 जो है वो कितना होगा, तो 78 AD से स्टार्ट होता है हमारा शक संवत। ठीक, विक्रम संवत कब से शुरू होता है? 57 से। अभी ये जो 2024 चल रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलता है, ये इंग्लिश कैलेंडर है। और ये जो है यहाँ पे ये 2024 हम लोग कंसीडर करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करें तो वो इससे 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक, 57 वर्ष जो है ये आगे चलता है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में भी बातें कही गई हैं और वर्तमान में अगर आप लोग 57 इसमें जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत बन जाता है। ठीक, और अगर 78 माइनस कर देते हैं, 78 घटाना है, तो आपका शक संवत जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ईयर। विक्रम संवत को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया जाता है। कुछ और बातें दी गई है कनिष्क के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इनके राज कवि थे ये अश्वघोष थे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं की गई है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित, साथ ही सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये तीनों ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, राज कवि थे सॉरी। तो यहाँ पे सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ ही इन्हीं के समय में, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसकी अध्यक्षता जो है ये वसुमित्र के द्वारा की गई थी। कुछ और इम्पोर्टेंट दरबारी जो थे कनिष्क के, उनके नाम हैं अश्वघोष, हमने पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं नागार्जुन, पार्श्व और चरक। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। ठीक है, यहाँ पे जो चरक हैं इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। नागार्जुन जो हैं इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये सभी नाम जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पतंजलि के बारे में भी लिखा है कि इन्होंने पाणिनि द्वारा लिखी गई जो अष्टाध्यायी है इस पर महाभाष्य लिखा था। इसके साथ ही यहाँ पे महर्षि पतंजलि जो हैं ये शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, शुंग के समय ये हुआ करते थे। उसके बाद अगर कुषाण वंश की बात की जाए तो इसका जो साम्राज्य की सीमाएं थी ये भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी। ठीक, इसकी जो सीमा थी ये उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। ठीक है, तो इस तरह का पूरा साम्राज्य जो था ये कनिष्क का हुआ करता था।
फिर यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं कुषाणों के बारे में, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, इसके साथ ही अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और पता चलता है कि कुषाणों का जो व्यापार है ये पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। ठीक है, तो यहाँ पे पर्शिया से और रेड सी वाला जो रास्ता है वहाँ से इनका व्यापार जो था वो हुआ करता था। इसके साथ ही अगर क्योंकि यहाँ से इनका व्यापार हो रहा है फारस की खाड़ी और लाल सागर से जलमार्ग के थ्रू हो रहा है, तो यानी कि इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो नेवी थी, नौसेना, ये काफ़ी सशक्त हुआ करती थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। एक है गांधार शैली और एक है मथुरा शैली, जिसमें से गांधार शैली जो थी ये भारतीय और यूनानी आकृति का एक मिश्रण था और इसका जो संरक्षण है ये शक एवं कुषाणों के द्वारा किया गया था। इसमें ज़्यादातर कला जो है ये बुद्धिज़्म से संबंधित कला की गई है, इसलिए इसको यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ठीक है, तो गांधार कला को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान का जो बमियान है ये पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी और ये इसके लिए फेमस था, परंतु तालिबान जब शासन स्टार्ट होता है अफ़गानिस्तान में तो ये बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया जाता है। कुषाण काल यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात की जाए तो इसमें बाल विवाह की प्रथा जो थी ये प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बाल विवाह के भी साक्ष्य मिलते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में। स्त्रियों में उपनयन संस्कार जो था इसकी समाप्ति कर दी गई थी और साथ ही बाल विवाह का प्रचलन जो था ये स्टार्ट हो गया था और पता चलता है कि स्त्रियों का जो स्टेटस था वो काफ़ी निम्न स्थिति पे हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे समाज जो था ये अत्यंत निम्न स्थिति में स्त्रियों का स्टेटस माना जाता है। भारत में जितने भी बाह्य आक्रमण हुए हैं इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले यूनानी के द्वारा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे यूनानी आते हैं सबसे पहले, ग्रीक आते हैं, मतलब ग्रीक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं शक जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में आते हैं। इसके बाद आते हैं कुषाण, इसी शक के बाद ही कुषाण आते हैं। इनका जो टाइमलाइन है ये भी फर्स्ट सेंचुरी एडी ही लिया जाता है। ठीक है, तो पहली शताब्दी में। ईरानी शासक डेरियस प्रथम, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, डेरियस फर्स्ट ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर दिया था। ठीक है, तो प्रथम बाहरी आक्रमण जो था वो किसके द्वारा किया गया था? डेरियस प्रथम के द्वारा। ठीक है, हेरोडोटस जो थे इनके अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था, साथ ही पूर्व की ओर इसका विस्तार जो है राजपूताना के रेगिस्तान तक था। इसके बाद मिनेंडर तथा उनके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम ने के जो सिक्के हैं इनके द्वारा चलाए गए सिक्के, इनकी प्राप्ति मथुरा से की गई है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इन लोगों का भी जो शासन है वो मथुरा तक फैला हुआ था। स्ट्रैटो 2 जो है इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटो 2 जो है इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए थे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सीसे के सिक्के हैं ये एक और साक्ष्य मिलता है, ये सातवाहनों के द्वारा भी जारी किए गए थे। इनके बारे में भी आपको अभी हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो सातवाहनों के द्वारा भी सीसे के सिक्के जारी किए गए थे। एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रैटो 2 के द्वारा जारी किए गए थे। यहाँ पे मौर्य शासन के बाद जो शासन आता है वो शुंग वंश आता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे ये पुष्यमित्र शुंग माने जाते हैं। इन्होंने बृहदत्त की हत्या की थी और इसके साथ ही ये राजगद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, ये जो घटना है ये नियरली 184 एडी की है, 184। ठीक, यहाँ से शुंग राजवंश की स्थापना होती है और पुराणों के अनुसार माने तो पुष्यमित्र जो थे इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया था। महर्षि पाणिनि के अनुसार शुंग वंश जो था ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, तो ये ब्राह्मण वंश माना जाता है। अयोध्या के लेख से भी ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इनके जो पुरोहित हुआ करते थे उनका नाम था पतंजलि।
शुंग वंश का जो 9वां शासक था, इसका नाम था भागवत अथवा भागप्रद। ठीक है, इनके शासनकाल में तक्षशिला के जो यवन नरेश हुआ करते थे, एंटीयाल्किडस, इनके राजदूत हेलियोडोरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ये विदिशा राज दरबार में आए थे। ठीक है, हेलियोडोरस जो थे, इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और विदिशा के बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ है, इसकी स्थापना जब हुई थी तो भागवत विष्णु की पूजा इनके द्वारा की गई थी, ऐसा जो है डिटेलिंग्स जो है ये भी मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही शुंग वंश की जो अंतिम राजा थे, इनका नाम था देवभूति। इनकी हत्या कर दी गई थी, इन्हीं के अमात्य जो थे वासुदेव के द्वारा षड्यंत्रों के द्वारा इनको मार डाला गया था। उसके बाद वासुदेव जो थे, जो इनके अमात्य हुआ करते थे, इन्होंने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था कण्व। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस में आता है ये आता है कण्व राजवंश। इसकी स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी और इसके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा। ठीक, इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिए, सुशर्मा। मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य वंश था उसका नाम था सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो है ये पुराणों में भी इनका वर्णन मिलता है। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधुक, सिमुक, शिप्रक, ये सभी नाम जो हैं ये सातवाहनों के ही हैं। ठीक, इनका जो स्थापना है ये सुशर्मा का वध करने के बाद इनकी स्थापना की गई थी, कण्व वंश की स्थापना की गई थी। कई सारे सातवाहन राजाओं के नाम जो हैं ये पुराणों में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये मत्स्य पुराण में मिलते हैं। 29 राजाओं के नाम जो हैं मत्स्य पुराण में लिखे गए हैं। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी इसका नाम था प्रतिष्ठान या फिर पैठन। ठीक, दोनों ही नाम आप लोग याद कर लीजिए, दोनों के नाम से ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठान और पैठन किसकी राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी थी। पुराणों में इस राजवंश का नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आंध्र मृत्य और साथ ही आंध्र जातीय। और इनकी जो, ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे आंध्र मृत्य नहीं है, आंध्र भृत्य होगा। ठीक, और साथ ही आंध्र जातीय के लोग जो हैं ये माने जाते थे। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी इसका नाम था अमरावती। ठीक, पुराणों के अनुसार कृष्ण का जो पुत्र है और उनका जो उत्तराधिकारी है ये सातकर्णी प्रथम हुआ करते थे। और इनके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नाना घाट का अभिलेख किससे संबंधित है? सतकर्णी प्रथम से संबंधित है, जो कि सातवाहन वंश के राजा हुआ करते थे। सातवाहन शासक जो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने जो 4 वर्णों की व्यवस्था हुआ करती थी इसको पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, इसी कारण इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। ठीक, तो 4 वर्ण जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का जो व्यवस्था हुआ करता था, वर्ण व्यवस्था, इसका रक्षक माना जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। इसके साथ ही गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख जो है इसमें इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रय देने वाला कहा जाता है और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा जाता है। ठीक है, तो क्षत्रियों का जो घमंड हुआ करता था कि वही राजा हो सकते हैं, इसका इन्होंने दमन किया था और ये एक ब्राह्मण हुआ करते थे और एक अच्छे शासक भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इनको दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को। इसके साथ ही कुछ सिक्के जो थे इनके द्वारा जारी किए गए थे, इसमें 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रण मिलता है। इस वंश के जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे इनका नाम था यज्ञश्री सतकर्णी। फिर कलिंग की बात की जाए, कलिंग मतलब उड़ीसा वाला रीजन, तो यहाँ पे चेदी वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था महामेघवाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है महामेघवाहन। इसके साथ ही यहाँ पे खारवेल जो थे, इस पर्टिकुलर शासन के, इस डायनेस्टी के खारवेल जो थे राजा, ये महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं। खारवेल से संबंधित जो अभिलेख है ये उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया जाता है। इसमें तिथि मेंशन नहीं है।
ठीक है, भुवनेश्वर के पास ही स्थित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उदयगिरी की पहाड़ियों पे है। इसमें तिथि मेंशन नहीं है, पर इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा उनके राजा होने के शासनकाल के बारे में जो घटनाएं हैं क्रमबद्ध तरीके से विवरण जो है वो दिया गया है। इसी विवरण से, इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के जो 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्या, इन तीनों को ही पराजित किया गया था। ठीक है, तो खारवेल जो थे इनके प्रतापी होने का विवरण जो है वो यहाँ से पता चलता है। इनका जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था, ये जैन धर्म को फॉलो किया करते थे। खारवेल जो थे जैन धर्म के मतानुयायी थे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्त और गुप्त के उत्तर का युग। ठीक है, तो गुप्त के बाद जो युग आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे। इन पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो टाइमलाइन है वो लगभग 275 से 550 AD तक माना जाता है। ठीक है, 275 से 550। इस वंश की जो स्थापना है वो महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, किंतु अगर प्रथम शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये CG फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, CG फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये गुप्त वंश के हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये CM नाम से आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, ये मौर्य राजवंश के हैं। ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। इनका जो टाइमलाइन माना जाता है वो लगभग 319 या फिर 320 के आसपास का माना जाता है, और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इनके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था, इसी का टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 319 या 20 भी दिया रहता है कहीं कहीं पे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो 319 या 20 के लगभग गुप्त संवत स्टार्ट किया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, टाइटल क्या लिया था? महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं ये हैं समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त जो है इनके बारे में विवरण जो है वो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, 335 से 375 इनका टाइमलाइन रहा है, 335 से 375। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा इनकी रचना थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता को देखते हुए इनको भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। किस में दी गई थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी गई थी। इसके साथ ही समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है यह है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। इसको प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है, और ये इसकी रचना जो है हरिशेन के द्वारा की गई थी, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही प्रयाग प्रशस्ति में कुछ और भी प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे कि संधि विग्रहिक, खाद्य से संबंधित कोई अधिकारी हैं, और कुमारामात्य हैं, महादंड नायक हैं। इन सभी के नाम जो हैं ये भी मिलते हैं। अशोक के द्वारा ये जो निर्मित स्तंभ है ये कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। ठीक है, तो इलाहाबाद में स्थापित किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा किया गया है। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश भी मिलते हैं, साथ ही बीरबल का भी उल्लेख जो है वो इस स्तंभ पे मिलता है। ठीक है, तो ये स्तंभ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समुद्रगुप्त से संबंधित है, उसके बाद अशोक के द्वारा था पहले, उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ अभिलेख मिलते हैं। बाद में अकबर ने इसको शिफ्ट करवाया था, जहांगीर के आदेश इस पर लिखे हुए हैं, और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो CG2। ठीक है, CG फर्स्ट के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, उसके बाद आते हैं CG2 यानी कि विक्रमादित्य। इनका जो टाइमलाइन है वो 375 से 415 ईस्वी है, और इनका जो अन्य नाम है देवगुप्त नाम से भी जाने जाते हैं, देवगुप्त नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, विक्रमादित्य ही देवगुप्त हैं, ये दोनों ही नाम एक है। इनका जो प्रमाण है ये सांची और वकाटक अभिलेख के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो वकाटक अभिलेख जो है किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है। इनके कुछ और अन्य नाम हैं, जैसे कि देवराज, देवश्री, ये सभी नाम जो हैं ये भी CG2 के हैं। इनके संबंधित जो अभिलेख है ये मेहरौली का लेख माना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पे एक मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है।
मेहरौली लोह स्तंभ लेख जो है, ऐसा माना जाता है कि इसमें चंद्र नामक कोई एक राजा थे जिनके बारे में उपलब्धियों का विवरण मिलता है। अब ये जो चंद्र नामक राजा हैं, इनको माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, विष्णु के ये उपासक हुआ करते थे और इन्होंने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। इसके साथ ही एक और टाइटल इनको दी गई थी, शक विजेता नाम से जाना जाता था। जो अंतिम शक शासक थे, राजा रुद्र सिंह तृतीय, राजा रुद्र सिंह थर्ड जो थे, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी में परास्त कर दिया था और साथ ही शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे शकों के हराने के बाद इनको उपाधि मिलती है शक विजेता की, साथ ही शकारी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, चांदी के सिक्के इसी उपलक्ष्य में चलाए थे जब इन्होंने शकों को पराजित किया था। ये जो चांदी के सिक्के थे, गुप्तकालीन में इन्हें रूपक नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने इनके कुशल शासन की प्रशंसा की थी, इसके विक्रमादित्य के। इसके साथ ही इनके शासनकाल में इनके राज दरबार में नवरत्न भी पाए जाते हैं। अभी नवरत्नों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फाहियान जो थे, ये प्रथम चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आते हैं। नवरत्नों की बात की जाए तो इसमें जो महाकवि थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनका नाम है कालिदास। ठीक है, एक महान चिकित्सक थे जिनका नाम था धन्वंतरी। वराहमिहिर जो थे, ये खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे, खगोल विज्ञानी हुआ करते थे वराहमिहिर। इसके बाद एक कोशकार भी हुआ करते थे जिनका नाम था अमर सिंह। ठीक, ये कोशकार हुआ करते थे। वस्तुकार थे जिनका नाम था शंकु, और ज्योतिषी थे जिनका नाम था शपड़क। ठीक है, तो ये ज्योतिषी हुआ करते थे। इसके साथ ही व्याकरण के विद्वान जो थे, इनका नाम था वरुचि, और जादूगर भी हुआ करते थे जिनका नाम था वेताल भट्ट। ठीक है, इसके साथ ही एक कूटनीतिज्ञ भी थे जिनका नाम था घटकरपर। ठीक है, तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी 9 नाम जो दिए गए हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन जो है वो किस विषय से संबंधित है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमर कौन हुआ करते थे, फिर आर्किटेक्ट या फिर वास्तुकार कौन हुआ करते थे, ज्योतिषी कौन हुआ करते थे, ये सभी नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सभी किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके पिता थे, और इनकी जो माता थी, इनका नाम था ध्रुव देवी। ठीक, तो इनको महेंद्रादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी। उनका जो टाइमलाइन है वो है 415 से 455। ठीक है, 415 से 455 जो इनका टाइमलाइन है। कुमारगुप्त प्रथम इनको कहा जाता है और इनका टाइटल जो है महेंद्रादित्य है। जो मैक्सिमम अभिलेख है वो इन्हीं के समय के पाए गए हैं। लगभग 18 अभिलेख जो हैं वो पाए गए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है बिलसड़ का अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के बारे में वर्णन करता है। इसके साथ ही बंगाल में 3 स्थानों में कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनके नाम जो हैं वो दिए गए हैं, धनदेह, दामोदरपुर और वेग्राम। कुमारगुप्त ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों ही मुद्राएं जो है इनके समय में प्राप्त होती है, और मुद्राओं पे इनकी उपाधि जो है वो लिखी है, जैसे कि महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र, इस तरह की उपाधियां जो हैं वो मुद्राओं पे लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त, जिनको क्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका जो टाइमलाइन है वो है 455 से 467। ठीक है, तो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, इसके 2 कॉइन के जो 2 पार्ट्स होते हैं, इसके जो मुख्य भाग है, इसमें धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति बनी हुई है, और दूसरे भाग पे पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी माता की मूर्ति है, जिसके साथ लिखा हुआ है श्री स्कंदगुप्त। ठीक, तो ये सभी बातें जो हैं इनके कॉइन से पता चलती हैं। स्कंदगुप्त नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही इनके कुछ और कॉइन मिले हैं जिसके ऊपर गरुड़ ध्वज तथा इनकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। ठीक, तो गरुड़ ध्वज के साथ
इनकी उपाधि लिखी हुई है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के साथ इनकी उपाधि लिखी हुई है, जिसमें बाण लिए हुए राजा की आकृति बनी हुई है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो है वो सर्वप्रथम भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसमें भित्री स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त और हुणों के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें स्कंदगुप्त के हाथों से हुणों को बुरी तरह से परास्त किया जाता है। उसके बाद भी जो हुणों का आक्रमण था ये लगातार बढ़ता जाता है, और इनके जो नेता थे, जो दूसरा हुण आक्रमण होता है उस वक्त भारत में जब आक्रमण होता है तो उसमें जो इनके नेता थे इनका नाम था तोरमाड़। अब ये जो तोरमाड़ हैं इनसे संबंधित एक अभिलेख मिलता है जो कि मध्य भारत में एरण नामक स्थान पे वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ है। ठीक है, तो वराह जो है वो विष्णु जी का एक अवतार माना जाता है। इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है एरण में, जिस पे खुदा हुआ लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि तोरमाड़ के जो प्रथम शासनकाल था इसमें इनके सामंत जो थे वो धन्य विष्णु हुआ करते थे। ठीक है, तो किससे संबंधित अभिलेख है? तोरमाड़ से संबंधित है अभिलेख है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है मिहिरकुल। मिहिरकुल जो थे, ऐसा माना जाता है ये काफ़ी अत्यंत क्रूर थे और काफ़ी अत्याचारी शासक हुआ करते थे। यहाँ पे मिहिरकुल से संबंधित कुछ अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि चीनी यात्री हैं ज़्वेनज़ैंग। ठीक है, इनके द्वारा तथा मंदसौर लेख से ऐसा पता चलता है कि मिहिरकुल जो है ये पराजित हुए थे सर्वप्रथम गुप्त नरेश जो थे नरसिंह गुप्त के द्वारा, जिन्होंने बलादित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, इनके द्वारा ये पराजित होते हैं। इसके साथ ही एक और राजा के द्वारा ये पराजित हुए थे जिनका नाम था मालवा नरेश यशोवर्धन होगा, यहाँ पे धर्मन गलत लिखा है, यशोवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे मिहिरकुल से संबंधित ये दोनों ही साक्ष्य जो हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। एक बंगाल का ताम्रलिप्ति नाम का था। ठीक है, यहाँ से काफ़ी व्यापार हुआ करता था, जैसे एशिया के जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ पे, चाइना में, लंका में, जावा में, सुमात्रा में, इन सभी जगहों पे व्यापार जो था ये बंगाल के प्रमुख बंदरगाह से हुआ करता था। और पश्चिमी भारत की बात की जाए तो यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह था इसका नाम था भृगु कच्छ, जिसको भड़ोच नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ से सभी पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार किया जाता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में जो श्रेणी थे इनका एक महत्वपूर्ण विशेष महत्व माना जाता है। ये व्यापारिक संगठन हुआ करते थे। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक जो संगठन था इसका नाम क्या था। तो ठीक है, तो इसको श्रेणिक नाम से बोला जाता था। और श्रेणी जो थे ये न्यायिक अधिकार रखते थे, मतलब कि कितना वेतन होना चाहिए, काम के नियम क्या होने चाहिए, मानक क्या होना चाहिए, साथ ही कीमतों का निर्धारण क्या होना चाहिए। तो इस संबंधित ये सभी जो थे ये बताया जाता था, श्रेणियों के द्वारा ही तय किया जाता था। साथ ही प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। ठीक है, एक हेड होता था, तो इनका अपना रूल हुआ करता था और ये लोग उसको फॉलो किया करते थे। इसमें राजा को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। गुप्त काल से ये भी पता चलता है कि इसमें वस्त्र उत्पादन से संबंधित कार्य भी किए जाते थे, और जो प्रसिद्ध स्थान था वस्त्र उत्पादन से संबंधित, इसका नाम था गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु। ठीक है, ये सभी जो थे वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया ताम्रलिप्ति, भृगु कच्छ, ये दोनों ही नाम हमने पढ़ लिए हैं। कुछ और भी नाम हैं जैसे कि अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबे रिकम। ठीक है, तो ये सभी नाम जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आपको बस याद इतना रखना है कि ताम्रलिप्ति और भड़ोच जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, कुछ और भी नाम याद कर सकते हैं, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, इस तरह का। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पे चरक और सुश्रुत के द्वारा काफ़ी जो प्रयास है वो किया गया है इस क्षेत्र में भी, और योगदान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे धन्वंतरी का नाम भी आता है। तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त II यानी कि विक्रमादित्य के एक नवरत्न हुआ करते थे। इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अन्य नाम जो आता है वो आता है भास्कराचार्य का। ये
प्रख्यात खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ भी हुआ करते थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। और लीलावती नामक ग्रंथ जो है वो भी भास्कराचार्य के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें गणित और खगोल विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी और मैथ्स से संबंधित जो विषय हैं इन पे प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही इसमें साइन, कोसाइन, इन्वर्स साइन, इन सभी चीज़ों के बारे में भी सिद्धांत जो हैं वो दिए गए थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में भी इनका उल्लेख जो है वो मिलता है। इसके साथ ही चक्रीय चतुर्भुज का जो सिद्धांत है ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था, जो कि 7वीं सदी में दिया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी ये प्रमुख 8 प्रकार की मानी जाती है, जिसमें कुछ में गरुण अंकित था, कुछ में धनुर्धारी समुद्रगुप्त वर्णन थे, और साथ ही यहाँ पे वीणा वादन जो था ये भी माना जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो कॉइन्स हैं ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे इस समय पे जो मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती थी, इसको दीनार नाम से कहा जाता था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान के द्वारा वर्णन किया गया था कि यहाँ पे जो लोग हैं जो बिक्री करते हैं यानी कि जो व्यापार होता है वो कौड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुप्त शासन में जो सिक्के चलाए जाते थे ये कई स्थानों से मिले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। जिसमें अगर प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल की बात की जाए तो ये राजस्थान के भरतपुर माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का भरतपुर माना जाता है। यहाँ से सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल, सिक्कों का प्राप्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, चांदी के सिक्के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रूपक कहलाते थे और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम सिक्के जो थे वो जारी किए गए थे। सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किए गए थे ये थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो सीजी फर्स्ट ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। इसके साथ ही सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है ये ऐरण अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का साक्ष्य किससे पता चलता है? तो ऐरण अभिलेख से पता चलता है। और किसके सती होने की इसमें उल्लेख है? तो यहाँ पे एक सेनापति हुआ करते थे गोपराज नामक। ठीक, तो यहाँ पे इनकी जो पत्नी थी, इनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये अभिलेख जो है वो 510 AD से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगर गुप्त साम्राज्य के पतन की बात की जाए तो इसके कारण जो थे वो माने जाते हैं। पहला तो हूण आक्रमण, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होने लगा था। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रशासन का जो ढांचा था ये उतना सुदृढ़ नहीं रह गया था। टाइम के साथ साथ ये प्रशासन जो था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया था। इसके साथ ही कुछ नगर जो थे वो पतन की ओर जा रहे थे। मतलब जो पहले एक बहुत प्रमुख नगर केंद्र हुआ करते थे वो धीरे धीरे गांव में परिवर्तित होते गए। जैसे कि पाटलिपुत्र का नाम लिया जाए तो लेटर ऑन ह्वेन-सैंग के आगमन के समय में ये गांव में परिवर्तित हो चुका था। साथ ही मथुरा जो था ये भी एक प्रमुख नगर माना जाता था। इसके साथ ही कुछ और सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश के जो गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र थे इनका भी धीरे धीरे पतन होता गया। तो ये सभी जो क्षेत्र थे ये गांव में परिवर्तित होते रहे और गुप्त साम्राज्य जो था वो पतन की तरफ जाता रहा। तो इस तरह से यहाँ पे समाप्ति होती है। गुप्तकालीन कला और साहित्य की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी प्रगति हुई है इस क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में। इसीलिए प्राचीन भारत में इसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्डन एरा के रूप में माना जाता है ये कला और साहित्य के लिए गुप्तकालीन साम्राज्य जो था। यहाँ पे अजंता की 3 गुफाएँ 16, 17 और 19 इम्पॉर्टेंट है, ये सभी गुप्तकालीन मानी जाती है। अजंता की 3 गुफाएं 16, 17 और 9। ठीक है, इसमें 16वीं और 17वीं जो गुफा है ये विहार है। ठीक है, विहार है। ठीक, और जो 19th है ये चैत्य है। तो चैत्य और विहार में क्या फ़र्क होता है? तो बौद्ध संबंधित जो भिक्षु है ये लोग विहार में सोने का कार्य करते हैं, मतलब यहाँ पे ड्वेलिंग करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और चैत्य में ये पूजा से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विहार और चैत्य दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त वंश की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो शासक थे ये मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया करते थे। ठीक है,
यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई है गुप्त काल से संबंधित, और साथ ही हमें अभी पोस्ट गुप्ता पीरियड भी पढ़ना है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगी इसको, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आगे का जो कंटिन्यूएशन में हम लोग गुप्तकालीन जो साम्राज्य है इसके बारे में और डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर से करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ठीक है, तो गोल्ड कॉइन जो थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे ये आपको बताना है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक गोल्ड कॉइन किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, दो अलग अलग प्रश्न हैं। पहला आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था सोने के सिक्के, और दूसरा आपको बताना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट आपको बताना है, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो 1 और 2 तो यही हो गया। तीसरा आपको बताना है गरुड़ स्तंभ जो था ये कहाँ विदिशा में स्थापित है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किससे संबंधित है? नेक्स्ट आपको बताना है नाना घाट का अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, और साथ ही एरन का अभिलेख जो है इसमें किसका साक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो एरन के अभिलेख से 2 साक्ष्य मैंने आपको बताया, दोनों साक्ष्य आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपको नाना घाट अभिलेख बताना है, साथ ही एरन का अभिलेख। ठीक, एरन का अभिलेख। ठीक है, 2 साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। इसके साथ ही ये जो PDF है ये आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी अभी 108 दिन की सीरीज़ चलाई गई है वो सभी PDF जो है वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको करना ये है कि जो भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दी जा रही है बस PDF कलेक्ट नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना भी है, साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी अपनी विल है, जो भी आप लोगों को सॉल्व करना है बस आप करिए। बट यहाँ पे PDF सिर्फ कलेक्ट करना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। PDF को पढ़िए। पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो जब लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें खुद के ही शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। जो भी बच्चे काफ़ी प्रिपरेशन कर चुके हैं, मतलब एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन रीच कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको PDF की ज़रूरत है, क्योंकि घटना चक्र खुद में ही एक वही सोर्स है इसका, तो घटना चक्र खुद में ही कंप्लीट बुक है। उसके बाद आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और PDF कलेक्ट करना है, तो ये कुछ बहुत सही डिसीजन नहीं होगा आपका। आपको करना ये चाहिए कि आप लोग बस शॉर्ट नोट्स खुद से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और साथ में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव PDF कलेक्ट करने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।